हेलो फ्रेंड्स। तो अभी PT 365 का अपडेटेड वाला पार्ट सेकंड जो अपडेटेड मटेरियल आया है वो आ गया है मई से जून तक 2021 का। ठीक है, तो मैंने जियोमॉर्फोलॉजी में थोड़ा होल्ड पे रखती हूँ अभी, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, इसलिए मैं ये स्टार्ट करती हूँ। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आज पॉलिटी एंड गवर्नेंस हम ख़त्म करते हैं। उसके बाद हम सेकंड टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे, कल मैं आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो नाउ पॉलिटी और गवर्नेंस में सबसे पहला टॉपिक है ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, ट्राइब्यूनल्स जो है वो पहले भी एक बार पीटी में ही आया है, आई थिंक 365 में, जहाँ पे फाइनेंस एक्ट 2017 में को अमेंड करके ट्राइब्यूनल में कोई चेंजेस लाया गया है, उनके टर्म्स में चेंजेस लाया गया है, उनका अपॉइंटमेंट प्रोसेस में चेंजेस लाया गया है। तो आई होप आपको पता होगा ट्राइब्यूनल्स होते क्या है, कौन से अमेंडमेंट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन से जोड़े गए। तो ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, मतलब पूरी तरह ना ही कोर्ट होता है ना ही एक पूरी तरह एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है जो दोनों के बीच में होती है, मतलब जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो वो करती है, रोल प्ले करती है, दैट इज़ कॉल्ड ट्राइब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल्स जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस उसको कौन से अमेंडमेंट के द्वारा दिया गया था, 42nd अमेंडमेंट। तो बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कौन से अमेंडमेंट में हमको ट्राइब्यूनल्स हमारा जोड़ा गया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट में जोड़ा गया था 1976 में। उसमें दो आर्टिकल जोड़े गए थे, 323A एंड 323B। ठीक है, 323A क्या बोलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल सेटअप करना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कौन सेटअप कर सकता है, सिर्फ पार्लियामेंट के हाथ में है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स जो है बना सकते हैं। तो उन्होंने क्या बनाया था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ओके, और जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। आई होप आपको पॉलिटी का लक्ष्मीकांत वाला पार्ट क्लियर होगा। फिर 323B के अंदर जो है स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों ही लॉ बना सकते हैं अदर पर्पज़ के लिए, ठीक है, अदर मैटर्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल इलेक्शंस के मैटर के लिए, ठीक है, कोई और चीज़ों का मैटर है उनसे रिलेटेड। तो आर्टिकल 323B में जो है स्टेट लेजिस्लेचर को भी पावर दी गई है, पर 323A जो है एक्सक्लूसिव पावर दी गई है पार्लियामेंट को, कि पार्लियामेंट ही जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स बना सकते हैं। ठीक है, ये किससे गाइडेड होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से इनको पावर होती है सिविल कोड की। और ये किसकी रिकमेंडेशन में बना है, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसके रिकमेंडेशन में बना है, तो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन में। और 323A और 323B में क्या डिफरेंस है वो ज़रूर याद कर लीजिएगा, कि पहले में सिर्फ पार्लियामेंट, दूसरे में पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर दोनों, पहले में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स आते हैं और दूसरे में हमारे अदर ट्राइब्यूनल्स आते हैं इलेक्शन से रिलेटेड। और वो हमारा जो 323 है ए है जो है वो लेस ब्रॉडर है एज़ कम्पेरिजन टू 323B, हमारा ज़्यादा ब्रॉडर है, बिकॉज वो अदर मैटर्स को भी कवर करता है। ठीक है, तो दिस इज़ और ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से गाइडेड होते हैं, और इनको किसकी पावर होती है, सिविल कोड की पावर होती है। ठीक है, तो आई होप ट्राइब्यूनल्स का जो बेसिक है क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ लेट्स कम टू न्यूज़ क्या है। तो सेंट्रल ने अभी रिसेंटली प्रोमलगेट किया ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स रैशनलाइजेशन कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021, जो कि बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स और अथॉरिटीज़ हैं उनको अबॉलिश करके एक उनका जो जुडिडिक्शन है वो एग्जिस्टिंग जुडिशियल बॉडी को ट्रांसफ़र करे। तो आई होप आपको पता होगा कि हमारी गवर्नमेंट जो है फोकस कर रही है किस पे, सब चीज़ें कंसोलिडेट करके एक जगह लाने के लिए। तो इसलिए ये भी ट्राइब्यूनल्स में भी उन्होंने बोला कि बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स हैं, तो उन ट्राइब्यूनल्स को धीरे धीरे करके अबॉलिश करिए और वो एग्जिस्टिंग जो हमारी जुडिशियल बॉडीज़ हैं उनको ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो वो जो है केसेस लड़ेंगे। क्या होता है ऐसे में बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं इधर उधर फैल जाते हैं, जिसके कारण फालतू डिले का होता है हमको, इसलिए इन्होंने ये स्टेप उठाया है। ठीक है, तो अबाउट द ऑर्डिनेंस जो है फाइनेंस एक्ट 2017 को अमेंड किया है, उसमें उन्होंने इंक्लूड कर दिया है कि हम कैसे ट्राइब्यूनल्स के जो चेयरपर्सन होते हैं, मेंबर होते हैं, वो कैसे अपॉइंट होंगे। तो वो किससे अपॉइंट होंगे, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी से अपॉइंट होंगे। याद रखिए पहले क्या था कि जो ट्राइब्यूनल्स के जो हमारे अभी ये एक्ट नहीं बना है तो ये अभी रूल्स में नहीं आया है, बट इसमें क्या था कि पहले क्या था कि जो हमारे मेंबर्स और चेयरपर्सन्स होते थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी हमारे ट्राइब्यूनल्स के। बट अभी क्या है, इसमें सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी और टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा मेंबर्स का वो भी देखा जाएगा। ठीक है, बट ये ऑर्डिनेंस जो है करंटली चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो है बहुत सारे प्रोविजन जो है इसमें ऐसे कंटेन किया है जो कि हमारे प्रॉपर जो हमारे ट्राइब्यूनल्स चल रहे हैं
उनके लिए वो सही नहीं है, और जो भी अलग से मेंबर्स आते हैं उनके लिए भी सही नहीं है। आगे के प्रोविजंस जब हम पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे, ठीक है। तो इसमें ऑर्डिनेंस जो है क्या अमेंड किया है कि अपॉइंटमेंट आप कैसे करोगे, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बढ़ाओगे, और टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है। नाउ कम टू ऑर्डिनेंस क्या बोला है। सर्च कम सिलेक्शन कमेटी क्या होगी, चेयरपर्सन और मेंबर जो होते हैं ट्राइब्यूनल्स के, वो अपॉइंट कौन करेगी, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी अपॉइंट करेगी। उनके रिकमेंडेशन में जो है चेयरपर्सन और मेंबर अपॉइंट होंगे, जो कि सर्च कम सिलेक्शन कमेटी कौन हेड करेगा, याद रखिए चेयरपर्सन सर्च कम सिलेक्शन कमेटी का कौन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, वो हेड करेंगे, या फिर जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही नॉमिनेट करेंगे एज अ चेयरपर्सन, ठीक है। तो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी का चेयरपर्सन कौन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट के कोई जज होंगे जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करेंगे, ठीक है। ये तो हो गए हमारे चेयरपर्सन उस कमेटी के। फिर कमेटी में और भी मेंबर्स होंगे, 2 सेक्रेटरीज होंगे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के, सिटिंग और आउटगोइंग चेयरपर्सन और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जो हैं, और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी होंगे, और सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री अंडर जिसके अंदर ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट किया गया है उस मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी भी होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारी सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। फिर टर्म ऑफ ऑफिस जो है, अभी पहले क्या था हमारे ट्राइब्यूनल्स का टर्म 6 ईयर्स था, पर अभी क्या कर दिया उन्होंने, टर्म ऑफ ऑफिस 4 कर दिया है, और 70 ईयर्स कर दिया है चेयरपर्सन के लिए, कि चेयरपर्सन जो है वो जब 4 साल का उसका टर्म ऑफ ऑफिस रहेगा, और 70 ईयर्स अटेंड कर लेगा तभी वो रिटायर होगा, जो भी अर्लियर, जो भी जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अदर मेंबर्स का जो टर्म है वो भी 4 ईयर्स ही है, बट उनका जो एज है वो 67 ईयर्स कर दिया है, ठीक है। और इन्होंने ये भी स्टेट किया है कि जो भी पर्सन जिन्होंने 50 ईयर्स कंप्लीट नहीं किया है वो एलिजिबल नहीं होंगे फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन और अ मेंबर, ठीक है। चेयरपर्सन और मेंबर नहीं बनेंगे अगर उन्होंने 50% जिन्होंने 50 ईयर्स अपने कंप्लीट नहीं किए हैं, ठीक है। विच अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 50 ईयर्स शैल नॉट बी एलिजिबल, ओके। जिन्होंने 50 ईयर्स नहीं कंप्लीट किया वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड द ट्राइब्यूनल्स। तो ट्राइब्यूनल्स में अभी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ट्राइब्यूनल्स, ये जो रूल्स ऑर्डिनेंस आया है सेंटर ने प्रोमुलगेट किया है, वो हमारे फाइनेंस एक्ट 2017 को अमेंड करेंगे, जिसमें वो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बनाएंगे, जो कि हमारे जो चेयरपर्सन है ट्राइब्यूनल्स के और मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करेगी। और सर्च कम सिलेक्शन कमेटी जो होगी उसको हेड कौन करेगा, उसके चेयरपर्सन कौन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, या फिर जज होंगे, जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, जो कि चेयरपर्सन ही अपॉइंट करेंगे। अदर मेंबर्स जो होंगे 2 सेक्रेटरीज होंगे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के, या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो सकते हैं, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हो सकते हैं, और सेक्रेटरी होगा वो मिनिस्ट्री का जिसके अंदर ट्राइब्यूनल्स हमारा बना है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। फिर टर्म ऑफ ऑफिस की अगर बात करें तो चेयरपर्सन का टर्म जो है ट्राइब्यूनल्स का, उन्होंने टर्म 4 ईयर्स कर दिया है और 70 ईयर्स ऑफ एज, और जो मेंबर्स हैं उनका भी टर्म 4 ईयर्स है, और टिल दे अटेन द एज ऑफ 67 ईयर्स एज, जो भी अर्लियर होगी, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला है कि जिस भी मेंबर या जिस भी कोई भी पर्सन जो है वो अगर 50 ईयर्स एज अपनी नहीं कंप्लीट किया है तो वो जो है ट्राइब्यूनल्स का मेंबर और चेयरपर्सन नहीं अपॉइंट होंगे, ओके। तो दिस इज़ द ट्राइब्यूनल्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इसका बेसिक भी, एंड ट्राइब्यूनल्स में क्या क्या अभी अमेंड करने की बात की है, ठीक है। पर अभी रिसेंटली अगर बात की जाए तो ट्राइब्यूनल के जो मेंबर्स होते हैं वो उसी तरह अपॉइंट होंगे, तो आप अभी उस हिसाब से मत देखिएगा, बिकॉज इट इज़ एन ऑर्डिनेंस, ठीक है, ये पास किया है, ठीक है, सेंटर ने प्रोमुलगेट किया है, ओके। जब तक पार्लियामेंट पास नहीं करेगी तब तक वो इफेक्ट में नहीं आएगा, ठीक है। नाउ कम टू राइट टू बी फॉरगेटन, ठीक है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी अपहोल्ड कर दिया है कि राइट टू बी फॉरगेटन ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, राइट टू बी फॉरगेटन दिया जाए इंडिविजुअल को, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है। राइट टू बी फॉरगेटन का मतलब क्या होता है कि जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन हमारी पब्लिक एरिया में है, पब्लिकली अवेलेबल है, जैसे नेम हो गया, डेट, हमारी एड्रेस हो गया, इंटरनेट पे जो भी चीज़ें हमारी अवेलेबल है, जो भी हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, अगर वो यूज़फुल नहीं है, नेसेसरी नहीं है किसी भी रेलेवेंट अथॉरिटी के लिए, तो उसको हमारा जो है डेटा उसको राइट टू बी फॉरगेटन दे दे, ठीक है। मतलब हमारा डेटा जो है वहाँ से रिमूव कर दे, ठीक है। राइट टू पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है हमारी, जो भी डेटा पड़ा है उसको रिमूव कर दे, ठीक है। प्रेजेंटली इंडिया में कोई भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं है रिलेटेड टू राइट टू बी फॉरगेटन। हमारा जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 का है वो हमको राइट टू बी फॉरगेटन देता है, बट इरेज करने का डेटा जो है नहीं देता, कि डेटा आप इरेज कर सकते हो, जो कि यूरोपियन GDPR देता है।
यूरोपियन जीडीपीआर जो है वो यूरोपियन का एक यही है, ऑनलाइन सिस्टम से रिलेटेड है, जहाँ पे डेटा से रिलेटेड है कि डेटा जो इंडिविजुअल्स का वो इरेज करना बहुत ज़रूरी है। तो यूरोपियन जीडीपीआर जो है वो इरेज करने का हमको डेटा देता है, बट हमारे यहाँ कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो इरेज करने का डेटा देता है। हमको सिर्फ राइट टू बी फॉरगेटेन जो है हमारा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल देता है, बट वो अभी तक एक्ट नहीं बना, तो वो अभी तक आया नहीं है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अपहोल्ड किया है कि राइट टू बी फॉरगेटेन देना चाहिए इंडिविजुअल्स को, ठीक है। अभी जो है यूरोपियन जीडीपीआर में राइट टू बी फॉरगेटेन जो है वो नहीं दिया जाएगा। कब नहीं दिया जाएगा? कुछ कुछ कंडीशंस है जब नहीं दिया जाएगा, जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो, या लीगल ऑब्लिगेशन के साथ, लीगल कोई ऑब्लिगेशन है, कोई चीज़ कोर्ट में चल रही है, तो उसके कारण आपको राइट टू फॉरगेटेन नहीं दिया जाएगा। पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक हेल्थ के कारण नहीं दिया जाएगा। पब्लिक इंटरेस्ट में वो डेटा ज़रूरी है तो वो रखा जाएगा, ठीक है। साइंटिफिक और हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए अगर वो डेटा ज़रूरी है तो वो भी रखा जाएगा, और डिफेंस लीगल क्लेम को डिफेंस करने के लिए, उसको एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, उसके लिए भी वो डेटा रखा जाएगा। तो इन 6-7 केसेस में राइट टू बी फॉरगेटेन नहीं दिया जाएगा, बाकी केसेस में आपको दिया जाएगा यूरोपियन जीडीपीआर के अंदर, ठीक है। नाउ कम टू नीड फॉर राइट टू बी फॉरगेटेन एज अ वेरियस केसेस। क्यों एज पर वेरियस केसेस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको पता होगा हमारा पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राइट टू प्राइवेसी जो है हमको, राइट टू प्राइवेसी जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसलिए हमको उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये उस केस में बोला था। फिर वुमेंस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सुब्रांशु रावत गूगल वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा में उन्होंने बोला था कि वुमेन्स के राइट को भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बिकॉज ऑफ इंटरनेट पे जो भी हरासमेंट होते हैं, थ्रेट्स होते हैं, असॉल्ट होते हैं, वो सब कम हो सके इसलिए। फिर इंडिविजुअल की रेपुटेशन के लिए भी प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोला था कि बहुत सारे कॉज टाइटल से नेम रिमूव कर दो, तो इंडिविजुअल की रेपुटेशंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो लेट अस रिवाइज। राइट टू बी फॉरगेटेन जो है हमारे दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी अपहोल्ड किया है। राइट टू बी फॉरगेटेन क्या होता है कि आप डेटा को, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो डेटा है पब्लिक एरियाज़ में अवेलेबल है, उनको रिमूव कर दें, ठीक है। पर इंडिया में कोई ऐसा स्टैट्यूटरी प्रोविज़न नहीं है रिलेटेड टू दिस राइट टू बी फॉरगेटेन। पर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है हमारा, वो बोलता है कि आप राइट टू बी फॉरगेटेन कर सकते हो, पर राइट टू इरेजर का कोई भी प्रोविज़न नहीं है उसमें। यूरोपियन जीडीपीआर जो है वो डेटा को मिटा भी सकता है, ठीक है, बट 6-7 कंडीशन है जिसमें वो नहीं अलाउ करता कि डेटा को आप इरेज कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड राइट टू बी फॉरगेटेन। नाउ लेट्स कम टू रूल ऑफ लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है। तो न्यूज़ में क्यों है आपको वो भी पता होना चाहिए, एंड न्यूज़ में उसको क्या बोला गया है वो भी पता होना चाहिए, और रूल ऑफ लॉ एक्चुअली में है क्या वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक लेक्चर डिलीवर किया रूल ऑफ लॉ पे। उन्होंने बोला कि रूल ऑफ लॉ जो है जो स्टोरी है रूल ऑफ लॉ की इज़ नथिंग बट द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। अगर क्वेश्चन आएगा कि स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस जो है किसको बोला गया है, तो आपको याद होना चाहिए किसको बोला गया है, रूल ऑफ लॉ को बोला गया है, ओके। तो रूल ऑफ लॉ है क्या? अकॉर्डिंग टू AB डे से अगर बात की जाए उनके हिसाब से, तो रूल ऑफ लॉ मतलब ये होता है कि जो भी लॉ बना है उसी की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, उसी का प्रीडोमिनेंस होना चाहिए। सुप्रीमेसी एंड प्रीडोमिनेंस मतलब वो सबसे ऊपर होना चाहिए, लॉ के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारी एग्जीक्यूटिव हो गई, जुडिशरी हो गई एंड लेजिस्लेचर हो गया, अगर वो आर्बिट्री पावर से लॉ को मोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो उन सब चीज़ों को वो रोकता है। तो रूल ऑफ लॉ मतलब मीन्स द एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ रेगुलर लॉज एज अपोज टू इन्फ्लुएंस द आर्बिट्री पावर। ये किस लिए? जो आर्बिट्री पावर जो है जो इन्फ्लुएंस करती है चीज़ों को, उनको रोकने के लिए रूल ऑफ लॉ बनाया गया है। इसमें एंड एक्सक्लूड द एग्जिस्टेंस ऑफ आर्बिट्रीनेस और इवन वाइड डिस्क्रिशन इन द हैंड ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी के हैंड में ये होता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, तो लॉ के अकॉर्डिंग ही उनको जाना पड़ेगा, लॉ के अगेंस्ट वो नहीं जा सकते।
सकते, इसलिए वो रूल ऑफ लॉ कहलाता है। ठीक है, ओनली अ स्टेट दैट इज़ गवर्न बाई लॉ इम्बाइविंग आइडियल्स ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी, जो स्टेट जो है जस्टिस और इक्विटी को इम्बाइव करते हैं उसी वहीं पर रूल ऑफ लॉ होता है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डिसे अगर बात की जाए तो रूल ऑफ लॉ 3 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। पहला है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कोई भी मैन जो है अगर उस लॉ के अंदर कोई भी मैन अगर कोई लॉ बना है, उस लॉ के अंदर कोई पनिशमेंट दी है, तो उससे ज़्यादा पनिशमेंट उस मैन को नहीं मिल सकती उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए। ठीक है, तो नो मैन इज़ पनिशेबल एक्सेप्ट फॉर अ डिस्टिंक्ट ब्रीच ऑफ लॉ, अगर वो लॉ को ब्रीच करेंगे तभी उनको पनिशमेंट मिलेगी। तो सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ। दूसरा है इक्वालिटी बिफोर लॉ पे ये प्रिंसिपल रूल ऑफ लॉ जो है बेस्ड है, कोई भी मैन जो है वो लॉ के अबव नहीं है। प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा रिजल्ट है किसका, हमारे जो इंडिविजुअल्स के राइट्स हैं उनका रिजल्ट है, मतलब हम सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन से देखकर समझते हैं। एज डिफाइंड एंड एनफोर्स्ड बाई कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो दीज आर द 3 प्रिंसिपल्स जो जिस पे रूल ऑफ लॉ बेस्ड है। तो अब देखते हैं ओरिजिन कैसे हुआ रूल ऑफ लॉ का। रूल ऑफ लॉ जो है थ्योरी वो जनरली एंशियंट रोमन्स टाइम से ट्रेस बैक की जा सकती है, जब हमारा पहला रिपब्लिक बना। ठीक है, बहुत सारे सेवरल मिडिवल थिंकर्स आए यूरोप में, सच एज होब्स, जॉन लॉके, रूसो, उन्होंने थ्रू सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहीं ना कहीं उन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात की थी। फिर इंडियन फिलोसफर्स आए सच एज चाणक्य आए, उन्होंने रूल ऑफ लॉ को एक्सपोज किया, उस थ्योरी को एक्सपोज किया बाय मेंटेनिंग कि स्टेट जो है वो रूल ऑफ लॉ से गवर्न होता है, ना कि किसी रूलर, किसी प्रिंस, किसी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल के द्वारा गवर्न होता है। ठीक है, किससे गवर्न होता है, बाय द लॉ, नॉट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। ठीक है, तो द एक्सप्रेशन रूल ऑफ लॉ जो है वो हमने फ्रेंच से लिया है, ला प्रिंसिपल डे लेगेलाइट। ठीक है, दैट मीन्स गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ। ठीक है, गवर्नमेंट किस पे बेस्ड है, हमारे लॉ प्रिंसिपल ऑफ लॉ पे बेस्ड है। अब की प्रिंसिपल्स जो एम्फसाइज करते हैं हमारे रूल ऑफ लॉ, उसके बाद मैं रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ का डिफरेंस बताऊंगी। तो सबसे पहले रूल ऑफ लॉ पढ़ रहे हैं तो उसी को कंटिन्यू करते हुए की प्रिंसिपल्स क्या है हमारे जो रूल ऑफ लॉ को एम्फसाइज करते हैं। लॉ जो है हमेशा क्लियर होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, जो कि पीपल ओबे कर पाए, और एक नॉर्मल लैंग्वेज में होनी चाहिए जो पीपल को अंडरस्टैंड हो पाए और पीपल उसको देखकर समझ पाए। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब हमारे इक्वालिटी बिफोर लॉ जिसमें हमारे जस्टिस जो है इक्वल, जो भी हमारे भले नीचे दर्जे के लोग हो या बहुत रिच क्लास हो, पुअर क्लास हो, सबको जस्टिस अवेलेबल हो, और जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, इक्वल एक्सेस टू जस्टिस जो है वो बेडरॉक है हमारा रूल ऑफ लॉ का। अगर क्वेश्चन आता है रूल ऑफ लॉ का बेडरॉक क्या है, तो इक्वल एक्सेस टू जस्टिस। ओके, फिर राइट टू पार्टिसिपेट इन क्रिएशन एंड रिफाइनमेंट ऑफ लॉज। ऑब्वियसली क्या होता है कि हमारी डेमोक्रेसी, एसेंस होता है डेमोक्रेसी का कि सिटीजन जो है वो रोल प्ले करेंगे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली लॉ को बनाने में। ठीक है, क्योंकि सिटीजन्स जो है हमारे इलेक्शन के थ्रू अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जो कि पार्लियामेंट में बैठता है और जो कि लॉ बनाते हैं, इसलिए सिटीजन्स कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका पार्ट होते हैं। फिर स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है प्राइमरी ऑर्गन है, जिसको एक ये टास्क दिया गया है कि आप लॉ को इंश्योर करो कि लॉ सही है या गलत है। इन लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पे बेस्ड है या नहीं बेस्ड है। सो जुडिशियल रिव्यू ऑफ लॉज जो है वन ऑफ द मेन फंक्शन है जुडिशरी का। ठीक है, अब रूल ऑफ लॉ इज़ अ फाउंडेशनल पिलर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, डिफरेंट प्रोविजन से हम देख लेते हैं। रूल ऑफ लॉ जो है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्वियसली रूल ऑफ लॉ बेस्ड है उस पर। आर्टिकल 13 जो है हमारे जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड करता है, तो हमारी जुडिशरी जो है रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट कर सकती है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ अभी मैंने बताया वो रूल ऑफ लॉ का एक प्रिंसिपल है। आर्टिकल 21 जो है वो प्रोवाइड करता है कि आप कैसे आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन पे चेक कर सकते हो। आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी मेंबर जो है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो ऐसा कोई डिसीजन ले ले जो लॉ को अबाइड ना करे, लॉ के अकॉर्डिंग ना चले, तो इसलिए उनको चेक करने के लिए भी आर्टिकल 21 बोलता है। फिर सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, तो दीज आर द सम फाउंडेशनल पिलर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिस पे रूल ऑफ लॉ बेस्ड है। नाउ कम टू इम्पॉर्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ ऑब्वियसली क्या हमको सोशल जस्टिस
एम्पावर करता है, बिकॉज सोशल जस्टिस इंश्योर करता है। फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है इंश्योर करते हैं। फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। आर्बिट्री यूज़ ऑफ पावर्स जो अथॉरिटी करती है उनको प्रिवेंट करते हैं कि वो यूज़ ना करें, और हमारी डेमोक्रेसी को प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, नाउ कम टू रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ में डिफरेंस क्या है। रूल ऑफ लॉ क्या बोलता है कि लॉ जो है, जिस भी पार्लियामेंट ने जैसे लॉ बनाया है, तो कोई भी अथॉरिटी है वो लॉ को ही अबाइड करेगी, लॉ के अगेंस्ट नहीं जाएगी। बट रूल बाय लॉ का मतलब होता है कि कोई भी लॉ मेकिंग अथॉरिटी है जो लॉ बना रही है, वो लॉ के अंदर जो भी लॉ बना रही है, गलत या सही, आपको रूल्स उसके अंदर फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, रूल बाय लॉ इज लेड डाउन बाय सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी ऑफ द लैंड। यहाँ पे क्या है, हमारी जो गवर्नमेंट है जो लॉ बना रही है उसके हिसाब से, जो भी लॉ बना रही है उसके हिसाब से हम रूल बनाएंगे। और रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि हमारी गवर्नमेंट जो लॉ बना रही है उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ही एक्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ जो है वो जनरली जस्टिस और इक्वालिटी आइडियल्स हमको गाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बोलता है कि स्टेट जो है वो किसी भी पर्सन की इक्वालिटी बिफोर लॉ डिनाई नहीं करेंगे, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, ये प्रोहिबिटेड है। ऑन द अदर हैंड अगर रूल बाय लॉ की बात करें, वो एथिकल और अनएथिकल लॉज दोनों कंटेन करते हैं। ठीक है, जैसे कि साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो वहाँ पे एपार्थाइड रिजीम जो है वो जस्टिफाइड है इन एनेक्टेड लॉज, क्योंकि उन्होंने लॉज ही ऐसा बनाया है। उसके हिसाब से आपको वो जो भी अनएथिकल चीज़ें वो भी फॉलो करनी पड़ेगी, तो दैट इज़ कॉल्ड रूल बाय लॉ। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट अस जस्ट रिवाइज। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अभी रूल ऑफ लॉ को क्या बोला है कि ये जो है हमारी स्टोरी है सिविलाइजेशन की, ऑफ ह्यूमंस की। ठीक है, A.V. डिसे आए, उन्होंने रूल ऑफ लॉ को एक्सप्लेन किया। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है। रूल ऑफ लॉ जो है 3 प्रिंसिपल्स बेस्ड है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। ठीक है, रूल ऑफ लॉ जो है एंशिएंट टाइप से हमारे यहाँ था, हमारे जो बहुत सारे इंडियन फिलोसफर्स हैं उन्होंने भी किया। रूल ऑफ लॉ जो है वो फ्रेंच फ्रेज से बना हुआ है। ठीक है, फिर की प्रिंसिपल्स क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ कहाँ हमारा रूल ऑफ लॉ जो है प्रोटेक्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो दिस इज़ द रूल ऑफ लॉ। ओके, आई होप यू हैव क्लियर अबाउट इट। नाउ कम टू सिटीजन्स चार्टर। ठीक है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज जो है उन्होंने एक मॉडल पंचायती सिटीजन्स चार्टर फ्रेमवर्क रिलीज़ किया है। ठीक है, तो मॉडल पंचायत सिटीजन्स चार्टर फ्रेमवर्क किसने रिलीज़ किया है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड उनके साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। ठीक है, तो सबसे पहले सिटीजन्स चार्टर होता क्या है वो देख लेते हैं हम। तो व्हाट इज़ सिटीजन चार्टर और क्यों ये सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो सिटीजन्स चार्टर एक इनिशिएटिव है जहाँ पे आप जो है कॉमन सिटीजन्स हो गए, नॉर्मल पर्सन्स हो गए, उनकी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते हो, उनकी प्रॉब्लम्स को आप देखते हो ऑन डेली बेसिस। ऑन डेली बेसिस जो है उनकी प्रॉब्लम्स को देखते हो वाइल डीलिंग विथ अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ, प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज, उनको पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। ठीक है, की फीचर्स क्या है सिटीजन चार्टर के। ये एक रिटन वॉलंटरी डिक्लेरेशन होता है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो सिटीजन चार्टर एक रिटन सिटीजन चार्टर बनाते हैं जिसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं। ठीक है, वॉलंटरी है क्योंकि इसको मैंडेटरी नहीं है फॉलो करना, वॉलंटरी डिक्लेरेशन है जहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर जो है एसेसिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और ये सब चीज़ें जो है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी अकाउंटेबिलिटी पे फोकस करते हैं। जो भी हमारे पीपल्स को प्रॉब्लम हो रही है उन सब चीज़ों को देखते हैं। ये जनरली लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, याद रखिएगा, एंड नॉट जस्टिसिएबल पार्ट। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, नॉट लीगली एनफोर्सेबल है, ना ही जस्टिसिएबल है। ठीक है, आप अगर आपका सिटीजन्स चार्टर में कुछ चीज़ लिखा है अगर वॉयलेट हो रहा है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते उसके लिए। ठीक है, तो नॉट लीगली एनफोर्सेबल एंड नॉट जस्टिसिएबल। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए। नाउ कम टू सिग्निफिकेंस ऑफ सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर ज़रूरी क्यों है, ये एक टूल है गुड गवर्नेंस को अचीव करने का, ऑब्वियसली। ठीक है, ये हमको टाइम बाउंड मैनर में सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, हमारे ग्रीवांस को रिड्रेस करते हैं, ये ट्रस्ट बनाते हैं हमारे सर्विस प्रोवाइडर के बीच और हमारे सिटीजन्स के बीच, और उनको एम्पावर करते हैं कि आप हमारे सिटीजन्स को जो है पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है एक अच्छे ढंग से प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, नाउ कम टू प्रिंसिपल
किस किस पे सिटीजन चार्टर बेस्ड होता है, तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं ऑनलाइन, तो आपको सारी चीज़ें दिखती हैं। अकाउंटेबिलिटी, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी इंडिविजुअल है, फॉर एग्जांपल अगर हम रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं तो रिप्रेजेंटेटिव जो है हमारे लिए अकाउंटेबल होना चाहिए, ठीक है। तो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। वैल्यू फॉर टैक्स पेयर्स मनी, ठीक है, ऑब्वियसली जो भी हम टैक्स भर रहे हैं उस टैक्स जो भी मनी जा रहा है वो हमारे बेनिफिट के लिए यूटिलाइज हो। चॉइस वेर एवर पॉसिबल। स्टैंडर्ड स्पेसिफाई व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड हाउ टू एक्ट इफ स्टैंडर्ड आर नॉट मेट, एंड क्वालिटी इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तो दिस इज सिटीजन चार्टर। नाउ कम टू अबाउट द न्यूज़ तो आपने देख लिया किस लिए है। फिर मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर, ठीक है। पंचायत जो है हमारे इंडिया में आपको पता होगा 3 टायर गवर्नमेंट है रूरल एरियाज़ में, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल है बेसिक सर्विसेज के लिए, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एंश्रिंड है अंडर द आर्टिकल 243G, जिसमें हेल्थ और सैनिटेशन, एजुकेशन, न्यूट्रिशन और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने पड़ते हैं। बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है हमारे ग्राम पंचायत, बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है हमारे ग्राम पंचायत सिटीजन चार्टर का, वो ये है कि हमको सिटीजन्स को एम्पावर करना कि आपको पब्लिक सर्विसेज मिल सके, ठीक है, और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज मिल सके बिना डिले के, किसी भी डिले के, और उस एक्सपेक्टेशन पे मिल सके जो सिटीजन्स चाहते हैं, ठीक है। तो इसका ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है। ये क्या करेगा, प्रोफेशनलिज्म बिल्ड करेगा हमारे पंचायत फंक्शनिंग में, ठीक है। किसी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। स्टैंडर्ड जो है वो इवैल्यूएट करेगा जो भी सर्विस डिलीवरी है। ये हमको हेल्प करेगा कि सिटीजन जो है अपने राइट्स के लिए अवेयर हों, और पंचायत के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अकाउंटेबल हो पीपल के लिए, उनको इसमें हेल्प करेगा। ये डिलीवर करेगा 29 सेक्टर्स पे, अक्रॉस द 29 सेक्टर्स अलॉन्ग विथ लोकलाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये इंश्योर करेगा ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। और हमारे इंक्लूसिव लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करेगा रिलेटेड टू पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड दिस, और ये जो है 6 पिलर्स पे बेस्ड है सिटीजन चार्टर जो है। विजन एंड मिशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, एक्सपेक्टेशंस क्या है हमारे क्लाइंट्स की, ठीक है, जो हमारे कॉमन सिटीजन उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है इसके अंदर, जो कि हमारी ग्रीवांस रिड्रेस करेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस जो है मेंटेन करके रखेंगे। स्टेक होल्डर्स हमारे सिटीजन्स, क्लाइंट एट्सेट्रा हैं, और डिटेल्स जो है बिजनेस, जो भी डिटेल्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन जो है बिजनेस का ट्रांजैक्ट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज 6 पिलर्स पे जो बेस्ड है। नाउ कम टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। ये क्या है, एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर, और प्रीमियर नेशनल सेंटर एक्सीलेंस है रूरल डेवलपमेंट में, पंचायती राज में। ये रिकग्नाइज्ड है इंटरनेशनली यूएनएस्केप के अंदर, इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये फोकस करती है जो भी हमारे पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं जो हमारे रूरल पुअर्स को बेनिफिट करें। डिसेंट्रलाइज प्रोसेस को बढ़ाती है, ठीक है, प्रमोट करती है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी थ्रू इट्स स्पेशल लेबोरेटरीज एंड टेक्नोलॉजी पार्क्स, ठीक है। ये स्टडी करती है हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की जो फंक्शनिंग है और रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को स्टडी करती है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज जो है ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंदर, ठीक है, और ये इंटरनेशनली भी रिकग्नाइज्ड है यूएनएस्केप के अंदर, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी पॉइंट तो आपको देख के ही समझ में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो सिटीजन चार्टर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स कम टू अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो बहुत ही मतलब आई थिंक तीनों पीटीज़ में आया है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, तो मे भी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। तो ये न्यूज़ में क्यों था, रिसेंटली तुलु स्पीकर्स जो हैं उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए डिमांड किया है कि 8 शेड्यूल में आप हमारे मेंशन करिए, 8 शेड्यूल में तुलु लैंग्वेज को, तुलु जो लैंग्वेज है उसको जोड़ दीजिए। तुलु क्या है, एक द्राविडियन लैंग्वेज है जो जनरली कर्नाटका और केरला में बोली जाती है, कोस्टल एरियाज़ में, ठीक है। अब ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो पार्ट 17 का पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। आर्टिकल 343 से 351 तक आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो है, और हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो 8 शेड्यूल में भी आता है, ठीक है। तो लैंग्वेजेस जो हैं कैसे ऐड की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड की जाती है। तो आप ये याद कर लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लैंग्वेज जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी ऐसा ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बताया है कि किस स्टेट की कौन सी होगी। देयर इज़ नो ऐसा कोई क्राइटेरिया भी नहीं है 8 शेड्यूल में कि वो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है डिफरेंट स्टेट का डिफाइन करे। आर्टिकल 345 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ये बोलता है कि लेजिस्लेचर जो है स्टेट का वो अडॉप्ट कर सकता है एक और एक से ज़्यादा लैंग्वेज जो भी उनके स्टेट में यूज़ हो रही है, या फिर
हिंदी अडॉप्ट कर सकता है, और या फिर लैंग्वेज जो ऑफिशियल पर्पस के लिए स्टेट में यूज़ हो रही है। तो आर्टिकल 345 हमारा ये बोलता है, ठीक है। तो हमारे जो हमारा जो 8th शेड्यूल है उसके अंदर 22 लैंग्वेजेस आती हैं। उसमें आसामीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, सांथली, मैथिली, डोंगरी। तो आप मुझे एक चीज़ बताइएगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, मैं आपका कमेंट देखूंगी। बोडो, सांथली, मैथिली, डोंगरी जो है वो कौन से अमेंडमेंट से ऐड की गई है 8th शेड्यूल में, ठीक है, तो वो ज़रूर बताइएगा। फिर आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इंक्लूजन ऑफ 8th शेड्यूल। अब इतना लोग जो है 8th शेड्यूल में ऐड करने के लिए लैंग्वेज डिमांड क्यों करते हैं? क्योंकि अगर 8th शेड्यूल में ऐड हो जाएगी वो लैंग्वेज तो ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड हो जाएगी, ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी, नेशंस की रिकग्नाइज्ड हो जाएगी। साहित्य अकेडमी जो है वो रिकग्नाइज़ करने लगेगी उस लैंग्वेज को, और बुक जो है ट्रांसलेट करने लगेगी। एमपी और एमएलएज जो हैं वो उस लैंग्वेज को पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में यूज़ करने लगेंगे। और कैंडिडेट्स जो हैं ऑल इंडिया जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड ऑल, उन सब में ये लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो इसलिए ये सिग्निफिकेंस है 8th शेड्यूल का, ठीक है। तो नाउ लेट्स कम टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट। तो न्यू डिस्ट्रिक्ट, आई होप आपको न्यू डिस्ट्रिक्ट से समझ में आएगा कि डिस्ट्रिक्ट कौन फॉर्म कर सकता है, वो खुद का स्टेट जो गवर्नमेंट है वही फॉर्म कर सकता है थ्रू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और एग्जीक्यूटिव एक्शन। बट जो है न्यू स्टेट अगर बनाना है देन पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करेगा, वो नॉर्मल बिना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जो है, बिना आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट के वो जो है न्यू स्टेट बना सकते हैं, ठीक है। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है, रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने एक मलेर कोटला जो है एक न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाया है स्टेट का, जो कि 23rd डिस्ट्रिक्ट है। पावर जो है क्रिएट करने की न्यू डिस्ट्रिक्ट और उसकी बाउंड्री ऑल्टर करने के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, या तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कर सकते हैं या फिर स्टेट असेंबली से, ठीक है। जब भी स्टेट्स जो है वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करना चाहता है या फिर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करना चाहता है तो वो जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहाँ से, सेंट्रल मिनिस्ट्री से उसको लेना पड़ेगा। सच एस मिनिस्ट्री जो है अर्थ साइंसेज हो गई, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गई, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हो गई, ठीक है। तो इन सबसे आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है। जब भी स्टेट, तो याद रख लीजिए, जब भी स्टेट कोई चीज़ चेंज करना चाहता है, डिस्ट्रिक्ट का नेम या रेलवे स्टेशन वगैरह, तो उनको सेंट्रल मिनिस्ट्री से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही क्रिएट करेगी, वो उसमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ कम टू सिटीजनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमेशा न्यूज़ में रहा है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये न्यूज़ में क्यों है पहले देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नोटिफिकेशन इशू किया है अंडर द 2009 सिटीजनशिप रूल्स ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर। तो उन्होंने बोला जो भी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी, नॉन मुस्लिम मतलब जो भी सिख्स हो गए, हिंदू हो गए, जैन्स हो गए, पारसीस हो गए, क्रिश्चियन हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, वो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से बिलोंग कर रहे हैं, इन 5 स्टेट में गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब में रह रहे हैं, तो उनको वो अप्लाई कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए, ठीक है। ये नोटिफिकेशन जो है वो लीगल माइग्रेंट्स को बेनिफिट करेगा, जो बहुत सालों से लीगल माइग्रेंट्स जो हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान के, जो ऑलरेडी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिए हैं थ्रू नेचुरलाइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन, ठीक है, अंडर सेक्शन 5 और सेक्शन 6 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। तो इनको जो है इसलिए ये न्यूज़ में है। अब सिटीजनशिप क्या है, एक सेंट्रल सब्जेक्ट है, ऑब्वियसली सिटीजनशिप हमारा सेंटर ही देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट नहीं देते, तो सिटीजनशिप जो है सेंट्रल सब्जेक्ट है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है पीरियोडिकली उनको पावर दिया है स्टेट को कि वो गैजेट नोटिफिकेशन के अंदर सेक्शन 16 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट के अंदर उनको पावर दी गई है, ठीक है। अब सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है वो एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप जो है वो 5 तरीके से बताता है, बर्थ, डेसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, ठीक है। 4 तरीके से आप जो है वो कर सकते हो, सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हो, बर्थ, डेसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, ठीक है। और सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 वो 3 वेज बताता है कि आप सिटीजनशिप लूज़ कैसे कर सकते हो, बाय रेनन्सिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रीवेशन, ठीक है। तो इन सब से आप सिटीजनशिप लूज़ कर सकते हो। तो नोटिफिकेशन जो है वो सिटीजनशिप एक्ट जो आया था उससे रिलेटेड नहीं है कुछ, ये अलग से ही नोटिफिकेशन निकाला है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, तो आप उन दोनों को लिंक मत करिएगा, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड सिटीजनशिप से रिलेटेड न्यूज़। नाउ कम टू डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल।
तो ये पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी। मैंने आपको पढ़ाया था गाइडलाइंस रिलेटेड टू सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज एंड गाइडलाइंस रिलेटेड टू डिजिटल मीडिया एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021 आया था, उसके अंदर ये दो चीज़ें पढ़ाई थी। PT 365 अपडेटेड मटेरियल का जो अपडेटेड मटेरियल आया था उसमें मैंने पढ़ाया था। तो उसमें मैंने 3 चीज़ें बताई थी कि 3 चीज़ें बनेंगी। जो पार्ट 1 होगा उसमें सारी डेफिनेशंस दी होंगी। पार्ट 2 जो होगा उसमें सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज जो मेटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स IT जो है वो एडमिनिस्टर करेगी। फिर हमारे जो डिजिटल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म होते हैं उनको IB मिनिस्ट्री जो है हमारी एडमिनिस्टर करेगी। ठीक है, तो वो मैंने आपको पिछली बार वाली PT अपडेटेड मटीरियल में पढ़ाया है, तो आप उसको जाके एक बार देख लीजिएगा। फिर आते हैं डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल। तो ये क्रिएट किसने की है? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल फाउंडेशन ने। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसने क्रिएट की है। तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल फाउंडेशन ने क्रिएट की है, जो कि इंडस्ट्री सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है फॉर डिजिटल OTT प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए रेगुलेशन नहीं था, तो OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनी है। ये किसके रूल्स के अंदर बनी है? जो IT रूल्स मैंने आपको 2021 पढ़ाया था उसके अंदर ये बनी है। ठीक है, ये सेकेंड टायर मैकेनिज्म है। आई होप आपको पता होगा 3 टायर ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म मैंने पढ़ाया था। मिनिस्ट्री ऑफ IB के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ओवरसाइट होगी। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ जो होंगी वो लेवल 2 में बनेंगी, और पब्लिशर्स जो होंगे ग्रीवांस रिड्रेसल जो पब्लिशर्स करेंगे वो लेवल 1 पे बनेंगे। ठीक है, पहला जो है लेवल 3 और सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी लेवल 2। ठीक है, तो ये लेवल 2 के अंदर बनी है, जो OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको हमारे रेगुलेट करेगी एट द एपेलेट लेवल and is similar to broadcasting content कंप्लेंट काउंसिल। ठीक है, BCC ये जो है सिमिलर किसके है? सेकेंड टायर मैकेनिज्म है एपिलिएट लेवल पे, और सिमिलर है किसके? ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल के। ठीक है, अब ब्रॉडकास्ट कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल क्या होती है? ये एक इंडिपेंडेंट सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, जो नॉन न्यूज़ चैनल्स होते हैं, जो एंटरटेनमेंट चैनल्स होते हैं न्यूज़ के अलावा, उन सब के लिए है बनी है ये सेटअप किसने की थी? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ने ही सेटअप की थी। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है टू क्रिएट क्रेडिबल, जो हमारी डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल है, ये हमारा एक क्रेडिबल रोबस्ट प्रैक्टिकल कोड कंटेंट क्रिएट करेगी फॉर OTT प्लेटफॉर्म। अब आते हैं इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन क्या है। ये पहले इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन नाम था उसका, अभी उसका नेम चेंज करके इंडियन ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल फाउंडेशन कर दिया है, क्योंकि वो OTT प्लेटफॉर्म्स को भी एक अपने मतलब सबज्यूम कर लिया है उन्होंने। तो IB जो है इस्टेब्लिश 1999 में हुआ था। पहले अभी तक वो क्या करती थी? सिर्फ टेलीविज़न जो ब्रॉडकास्टिंग होते थे उनको देखती थी, पर नाउ अब वो OTT प्लेटफॉर्म्स को भी ज़रूर देखेंगी एंड डिलीवर 90% ऑफ द टेलीविजन व्यूअरशिप इन इंडिया। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल। नाउ कम टू केबल टेलीविजन नेटवर्क अमेंडमेंट रूल्स 2021। तो सेंटर ने अभी अमेंड किया है केबल टेलीविज़न नेटवर्क रूल्स, इसको स्टैट्यूटरी मैकेनिज़्म प्रोवाइड करने के लिए कि सिटीजन्स के जो भी ग्रीवेंसेस हैं उनको रिड्रेस करो रिलेटेड टू जो भी कंटेंट आप TV पे दिखा रहे हो। अगर कोई गलत कंटेंट दिखा रहे हो तो जो भी सिटीजन्स के ग्रीवेंसेस हैं उनको जो है आप एड्रेस करिए। तो टेलीविज़न मीडिया जो है इंडिया का अभी तक वो गवर्न किसके अंदर होता है? केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1955 के अंदर होता है। एट प्रेजेंट यहाँ पे कोई देयर इज़ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म बाय वे इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी जो है वो एड्रेस करेगी ग्रीवांस ऑफ सिटीजन्स का। अभी तक वो करती थी रिलेटिंग टू अगर कोई प्रोग्राम और एडवर्टाइजिंग जो है वॉयलेट कर रहा है किसी भी प्रोविज़न को। अभी तक इसका स्टैट्यूटरी बैकअप नहीं था। तो बट केबल टेलीविज़न नेटवर्क अमेंडमेंट रूल्स 2021 जो है वो 3 टायर ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। सिमिलर टू कंप्लेंट रिड्रेसल स्ट्रक्चर जो है हमारे IT रूल्स के अंदर दी गई है। ठीक है, तो केबल टेलीविज़न नेटवर्क अमेंडमेंट रूल्स 2021। सो दिस इज़ द एंड ऑफ पॉलिटी सेक्शन। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर है तो देन यू प्लीज़ कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप एस्पिरेंट्स के जो भी चैनल है टेलीग्राम पे उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उस पर देख के आपका जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सही कर दूँगी। एंड थैंक यू सो मच। तो आप अभी जियोमॉर्फोलॉजी के लिए आई एम वेरी सॉरी बिकॉज इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन जियोमॉर्फोलॉजी पार्ट। सो मैंने ये इसलिए स्टार्ट कर दिया है। थैंक यू सो मच। आई विल स्टार्ट विथ IR टुमारो। थैंक यू।